क्वेश्चन आप ये कह रहे हो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम एक्सपेंसेस प्लस क्यों कर रहे हैं? प्लस ही तो करते हैं। जैसा ओपनिंग इन्वेंटरी है, खरीदी की थी लास्ट ईयर, लेकिन आपने इसको लास्ट ईयर खर्चा नहीं माना, बचा क्योंकि रह गई। मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम खर्चा उस साल उस पीरियड में मानेंगे जिस पीरियड में वो बिकेगी। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होती है कि माइनस होती है? प्लस होती है, क्योंकि आप उसको खर्चा मानना चाहते हैं। इसी के साथ परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस है। परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस है। तो परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होती है कि माइनस होती है? प्लस होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कैरेज इनवर्ट्स कॉस्ट है कि इनकम है? कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होती है? प्लस होती है। हाँ, खर्चा खर्चे में ऐड हो गया। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंटरी दरअसल परचेसेस का ही हिस्सा है, लेकिन ये परचेसेस का वो पार्ट है जो इस साल खरीदा तो गया था लेकिन इस साल बिका नहीं है। तो आप उसको इस साल एक्सपेंस नहीं मानना चाहते, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इनकम कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होगी और खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होगा। इट्स नॉर्मल, ऑलवेज। इंडिविजुअल में भी ऐसा किया जाता है, कंसोलिडेशन में भी ऐसा होता है। तो यहां कोई प्रिंसिपल चेंज नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कलम ने एक बनाई थी पेनकेट कंपनी की। आज हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, F7 का क्वेश्चन है ना सर, जिसका लास्ट क्लास का प्रैक्टिस किया था, आज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो चीज नहीं समझ में आती है आप वहां चलोगे। क्वेश्चन इज YGEN written on 1st January 2012, YGEN acquired 90% of equity share capital of Gresa. पेरेंट कौन है? YGEN। सब्सिडियरी कौन है? Gresa। Gresa के कितने शेयर्स खरीद लिए? 90%। बाकी 10% किसके पास? NCI के पास। In which YGEN issued 2 new shares for every 3 shares it acquired in Gresa। उसके हर 3 शेयर्स के बदले में हमने अपने 2 शेयर्स दिए। Additionally, on 31st December 2012, YGEN will pay the shareholders of Gresa $1.76 per share acquired। ये कंसिडरेशन कैश है कि डेफर्ड है? डेफर्ड है, बिकॉज शेयर्स खरीद रहे हैं जनवरी में और पेमेंट करेंगे दिसंबर में। तो ये 1.76 पूरी की पूरी कीमत शेयर्स की नहीं है, बल्कि इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी शामिल है। कितने सालों का? 1 साल। YGEN's cost of capital is 12%, so 10% per annum। तो इसमें इंटरेस्ट 10% में शामिल है। इजी। At the date of acquisition, यानी 1st Jan 2012, shares in YGEN and Gresa at a stock market price of 6.5 and 2.5 each respectively। तो YGEN की शेयर प्राइस कितनी थी? 6.5 एंड Gresa की शेयर प्राइस कितनी थी? 2.5। 6.5 को यूज करना है कि नहीं करना है? करना है। जब हम फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप निकालेंगे तो तब हम 6.5 का इस्तेमाल करेंगे, और जब फेयर वैल्यू ऑफ NCI कैलकुलेट की जाएगी तो तब 2.5 यूज करेंगे। राइट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस for the year ended 30th September 2012। Important point। खरीदा कब है? जनवरी 2012 और आज की तारीख है 30th सितंबर 2012। क्या Gresa को खरीदे हुए में पूरे 12 महीने
बल्कि 9 मंथ्स। तो हम ग्रेसा के सिर्फ कितने सालों की स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करेंगे? 9 मंथ्स की। जो अक्टूबर 2011, नवंबर 2011 और दिसंबर 2011 में ग्रेसा ने रेवेन्यू कमाया होगा, खर्चा किया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं होगा। हम लिहाजा इस में से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का प्रॉफिट एंड लॉस डिलीट करके सिर्फ जनवरी से लेकर सितंबर तक का प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेट करेंगे। रेवेन्यू दोनों के पास है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इनकम किसके पास दिख रही है? पेरेंट के पास। कितनी? 5 लाख। फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ पेरेंट के पास है, इनकम टैक्स और ये आगे दोनों का प्रॉफिट फॉर द ईयर। इक्विटी कब की बताई है? एज एट 1 अक्टूबर 2011। क्या ये वही तारीख है जिस दिन हमने ग्रेसा को खरीदा था? नहीं, ये उससे 3 महीने पुरानी है। तो तब उसके शेयर्स 10,000 यानी $10 मिलियन थे। हर एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 1। तो 10 मिलियन के शेयर्स के कितने होंगे? 10 मिलियन। इसमें से हमने कितने खरीदे हैं? 90% यानी 9 मिलियन। 10 मिलियन में से 90% हमारे हैं और 10% एनसीआई के पास है। रिटेन अर्निंग्स जिस दिन हमने ग्रेसा को खरीदा उसकी रिटेन अर्निंग्स 35,000 की थी। क्या गुडविल कैलकुलेट करते वक्त मैं 35,000 यूज करूंगा? नहीं, मुझे चाहिए रिटेन अर्निंग्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। पूरे साल में ग्रेसा ने कितना प्रॉफिट किया है? ग्रेसा ने इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट किया है? 6,200 का। अगर मैं इसको इवनली अक्रू करूं तो इसमें 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 6,200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 1550 1550 का प्रॉफिट मेरी सब्सिडी बनने से पहले कमा लिया गया था। तो जिस दिन मैंने ग्रेसा के शेयर्स खरीदे होंगे तब उसकी रिटेन अर्निंग्स कितनी होगी? 46 मेरी अर्निंग्स में मत डालो, ग्रेसा की रिटेन चेक करो। आप 54 में ऐड कर रहे हो, 35 में ऐड करेंगे 1550 इट इज जस्ट 1550 नॉट 15,050 है ना। तो 36,000 में ऐड करेंगे 1,550 तो ये हो जाएगी 37,550। समझ गए ये बात? 36,500। Okay, the following information is relevant. At the date of acquisition, the fair value of Gresa's assets were equal to their carrying amount, with the exception of 2 items. Now we can recall कि लाजिम है सब्सिडी पेरेंट के ऊपर कि वो सब्सिडी के तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करे। तो कहता है कि उसके सारे नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू बराबर थी। वहां से 2 चीज होंगी। पहला, an item of plant at a fair value of $1.8 million above its carrying amount and the remaining life of the plant at the date of acquisition was 3 years. Depreciation is charged to क्या सब्सिडी ने ग्रेसा ने इसको रिवैल्यू किया हुआ होगा? नहीं। क्या उसकी फेयर वैल्यू को डेप्रिशिएट किया हुआ होगा? नहीं। तो हम इसको रिवैल्यू भी करेंगे और इजाफी अमाउंट को डेप्रिशिएट भी करेंगे। ग्रेसा had a contingent liability. Remember, net assets मतलब total assets minus total liabilities. अगर कोई एसेट बढ़ेगा तो नेट एसेट्स भी बढ़ेंगे और अगर कोई एसेट की वैल्यू गिरेगी तो नेट एसेट्स की वैल्यू भी गिरेगी। अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो नेट एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कहता है कि उसके ऊपर एक लायबिलिटी थी which Vygen यानी parent estimated to have a fair value of $450,000। यानी सब्सिडी के पास एक लायबिलिटी है जो कि उसने रिकॉर्ड नहीं की हुई क्योंकि IAS 37 उसको रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 4.5 लाख है। तो हम उस लायबिलिटी को मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
कंसोलिडेशन में इसको मानना पड़ेगा। And this has not changed at 30th September 2012. ये 1st जनवरी में भी 4.5 लाख थी और आज भी 4.5 लाख। GRESA has not incorporated these fair value changes into its financial statements. Bigen's policy is to value non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. For this purpose, GRESA's share price at the date of acquisition can be deemed to be representative of the fair value of the shares held by NCI. Total shares थे 10 million, जिसमें से हमने कितने नहीं खरीदे थे? 1 million. 1 million को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, जो GRESA की शेयर प्राइस थी at the date of acquisition. हमारी शेयर प्राइस थी 6.5 और GRESA की शेयर प्राइस थी 2.5. तो 1 million को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फेयर वैल्यू ऑफ NCI आ जाएगी 2.5 million. करेक्ट. 3. Sales from Bigen to GRESA throughout the year ended 30th September 2012 had consistently been $800,000 per month. Bigen हर महीने 8 लाख का सामान बेचता है GRESA को। हमें दिक्कत कौन सी सेल्स एंड परचेजेस से है? पूरे 12 महीने की? सिर्फ 9 महीने, क्योंकि जब वो हमारी सब्सिडी नहीं थी चीजें हम तभी बेचा करते थे, लेकिन वो सेल्स इंट्राग्रुप सेल्स नहीं थी। 1st जनवरी के बाद जब GRESA हमारी सब्सिडी बन गई तो ये सेल्स इंट्राग्रुप सेल्स बन गई। Bigen made a markup on cost of 25% on these goods. तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 में जितना भी प्रॉफिट शामिल होगा उस प्रॉफिट को इंटर ग्रुप प्रॉफिट कहा जाएगा, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर GRESA के पास अभी भी कोई इन्वेंटरी अनसोल्ड पड़ी हुई है तो उसमें मौजूद प्रॉफिट को रिवर्स करेगा। सवाल कहता है GRESA had 1.5 million of these goods in inventory at 30th September 2012. GRESA के पास अभी भी कितना सामान पड़ा हुआ है? सिर्फ 15 लाख का। तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 would be the unrealized. A part, calculate the consolidated goodwill at the date of acquisition of GRESA and prepare the consolidated statement of profit loss for the year ended 30th September 2012. Doable? Okay. पहले हम कंसिडरेशन की तरफ आ जाते हैं। एक हमने दी है कौन सी कंसिडरेशन? शेयर एक्सचेंज। GRESA के हमने शेयर्स खरीदे कितने हैं? 10 मिलियन का 90% मींस 9 मिलियन। कितने शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स दिए गए हैं? 3 के बदले में 2 दिए गए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमने अपने कितने शेयर्स दिए हैं? 6 मिलियन। इस कंसिडरेशन को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? सब्सिडी की शेयर प्राइस पे या पेरेंट की शेयर प्राइस पे? पेरेंट, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलियन और हमारे एक शेयर की कीमत कितनी थी? 39,000। पेरेंट डेबिट करेगा इन्वेस्टमेंट GRESA बाय 39,000, क्रेडिट करेगा $1 इक्विटी शेयर्स या शेयर कैपिटल बाय 9 मिलियन एंड क्रेडिट करेगा शेयर प्रीमियम बाय 30 मिलियन, जो डिफरेंस है। इसके अलावा हमने शेयर होल्डर के साथ प्रॉमिस किया है
डेफर्ड पेमेंट 1 डॉलर ना 6 मिलियन से शेयर कैपिटल और 33 मिलियन से शेयर। नेक्स्ट इज डेफर्ड पेमेंट, हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं 9 मिलियन। क्या वादा किया है कि कितने पैसे देंगे 1.76, कितने साल के बाद, तो उसको डिवाइड करूंगा 1.17। अगर 2 साल के बाद होगा तो पावर 2 देते, 3 साल के बाद होगा तो पावर 3 क्यूब देते। तो ये पैसे फ्यूचर वैल्यू की वजह से 1.76 है। आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 9 मिलियन 14 मिलियन 400। ये आगे हमारी तरफ से कंसीडरेशन। उसके अलावा हम रख रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआर। कितने शेयर्स हमने नहीं खरीदे हैं 1 मिलियन। 10 मिलियन का 10% 1 मिलियन। और ग्रेसा के एक शेयर की प्राइस कितनी थी उस दिन 2.5, तो इसकी वैल्यू बन गई 2500। टोटल कंसिडरेशन कितनी होगी 5500। ओके, इसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जरूरत नहीं है सवाल में, लेकिन फिर भी अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के लिए एक हम बनाते हैं एक्विजिशन, दूसरा हम बनाते हैं एट ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट, और तीसरा हम बना रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन। सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए नेट एसेट्स यानी इक्विटी, सब्सिडी के पास $1 इक्विटी शेयर्स थे उस दिन, ऐसा कितने 10 मिलियन। उसके बाद हम रख रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। जिस दिन मैंने ग्रेसा को खरीदा तब उसकी रिटर्निंग्स थी 36,550,000, ऐसा, क्योंकि 35 मिलियन 3 महीने पुरानी है और इस साल के पूरे साल के प्रॉफिट, क्योंकि 8,200 का प्रॉफिट है, 6,200 का प्रॉफिट है, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 किया, तो ये आ गया 1550। ये पहले 3 महीने का प्रॉफिट है जो हमारे आने से पहले कमाया गया है, तो इसकी वैल्यू बन गई 36,550। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स थी 35,000 और पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया गया है 6,200, तो 35,000 में प्लस कर दे 6,200, ये बन जाएगा 41,200। ये अब तक का प्रॉफिट है और ये जिस दिन हम आए थे तब तक की रिटर्न अर्निंग्स थी। माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4650 और ये बाकी 9 महीने का प्रॉफिट है। वेरीफाई कर सकते हैं 6,200 को अगर डिवाइड किया जाए 12 से और मल्टीप्लाई किया जाए 9 से, तो ये बाद के 9 महीने का प्रॉफिट। ये नेट एसेट्स वो हैं जो सब्सिडी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाए हुए हैं। उसके अलावा उसके पास एक प्लांट है जिसकी फेयर वैल्यू बढ़ी हुई है कितने से 1. ये मैंने एक्विजिशन भी दिखा दिया, ईयर एंड भी दिखा दिया, और पोस्ट एक्विजिशन में इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। और इसकी हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। लाइफ कितनी है
3 इयर्स, तो 1800 को डिवाइड करेंगे 3 साल से 600 कितने टाइम की डेप्रिसिएशन है? पूरे साल की। हमें एक्वायर किए हुए कितना टाइम हुआ है? 9 महीने। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 450 की डेप्रिसिएशन। चार्ज। उसके अलावा सब्सिडी के ऊपर एक लायबिलिटी है जो कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाई हुई। वाइजेट का मानना यह है कि उसकी वैल्यू कितनी है? 450। जब हम उस लायबिलिटी को तस्लीम करेंगे तो नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हम ये 4.5 लाख माइनस सम करेंगे। $47,000 गुडविल निकालने के लिए हम कौन सी वाली वैल्यू माइनस करेंगे? एट एक्विजिशन वैल्यू। कि जिस दिन हमने सब्सिडी को खरीदा उसके नेट एसेट्स की वर्थ थी 47,900 और आपने उसको एक्वायर किया है 55,900। डिफरेंस कितना है? ये वो पैसे हैं जो आपने ज्यादा दे दिए और इसको हम कहेंगे गुडविल एट इसके बाद हम स्लाइड जो शुरुआत में बता के एडजस्टमेंट्स वो देखो। अब पेरेंट ने हर महीने कितने कितने का सामान बेचे? 8 लाख। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंट्रा ग्रुप सेल्स। अगर हर महीने 8 लाख है और हम कहेंगे 9 महीने की 7,000 और यूआरपी कितना सामान अभी भी पड़ा हुआ है? 1.5 मिलियन का और उसमें मार्कअप कितना है? 25। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड करेंगे 125 से। कितना होता है? 300 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो कि हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। COGS कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहला वैल्यू ले रहे हैं द COGS ऑफ YGN। YGN का COGS कितना? 51,000। ग्रेसा का कितना? पूरे साल का हम कितना देंगे? 19,000 माइनस करेंगे इंट्रा ग्रुप सेल्स या परचेजेस। बात एक ही है, सेल्स में उसको सेल्स बोलेंगे, परचेजेस में उसको परचेजेस बोलेंगे। अमाउंट सेम कितना कैलकुलेट किया? 7,200 प्लस करेंगे यूआरपी जो कि हमने कैलकुलेट किया है, प्लस करेंगे यूआरपी वाला या 7,200। अब इस बात ये है कि
वाईजेन ने ग्रेसा को भी सामान बेचा हर महीने कितना 8,00,000 वैसे तो 800 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना चाहिए था तो 96,000 आ जाता, लेकिन उसमें जो पहले 3 महीने हैं उसमें ग्रेसा मेरी सब्सिडी नहीं थी, सो वी वर नॉट अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। तो वाईजेन ने एक डिफरेंट एंटिटी को 3 महीने में 8 लाख का सामान बेचा, उसको तुमने इग्नोर कर दिया। फिर बात आई जनवरी से लेकर सितंबर तक के 9 महीने। अब ग्रेसा आपके लिए कोई मायने रखती है? यस, अब वो मेरी सब्सिडी है एंड सब्सिडी मींस कि वी आर एक्टिंग एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। अब हम दो नहीं एक, हम अपने आप को चीज बेच के अपनी सेल्स बढ़ा नहीं सकते। लेकिन वाईजेन ने जो आपको इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट दी है उसमें क्या ग्रेसा को बेचे जाने वाले सामान को भी सेल्स माना गया होगा? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वाईजेन ने किसी और को बेचे हैं वही सामान 7,200 का जो वाईजेन ने अपनी सेल्स में दिखाया है, डेफिनेटली ग्रेसा ने अपनी परचेसेस में दिखाया होगा। तो हम ग्रेसा की परचेसेस से 7,200 डिलीट कर देंगे और वाईजेन की सेल्स में से 7,200 डिलीट कर देंगे। जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं और अगर नॉमिनल लेजर में कोई एक चीज एक बार ठीक हो गई तो वो दाखिला में ठीक हो गई, लेकिन कंसोलिडेशन में कोई चीज एक बार ठीक होने से जान नहीं छोड़ेगी, हर साल ठीक करनी पड़ेगी। वजह क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती है, इंडिविजुअल से बनती है। तो अगर मैंने इस साल प्लांट को 18 लाख से रीवैल्यू कर दिया तो क्या अब सब्सिडी की इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में ये रीवैल्यू हो चुका है? नहीं, इंडिविजुअल तो नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर 2013 में जब दोबारा कंसोलिडेशन करूंगा तो फिगर कहां से पिक करूंगा? इंडिविजुअल से। तो ये 18 लाख मुझे दोबारा ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, तो कोई भी एडजस्टमेंट जो कंसोलिडेशन में की जा रही है, डोंट अज्यूम कि ये फॉर गुड है, ये सिर्फ टेम्पररी है। तो हम परचेसेस में से इस परचेसेस को माइनस करें, क्योंकि जो ग्रेसा का 19,500 का कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें वो परचेसेस भी शामिल है जो वाईजेन से की गई। हाउ डू वी कैलकुलेट द COGS? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस, तो वो परचेसेस में ये 7,200 शामिल है, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, URP is the unrealized profit। पहले ने एक वर्ड यूज था रेट टू रेट, ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमनली यूज होता है। व्हाट डज रेट टू रेट मीन? जितने की खरीद है मैं उतने की आपको बेच रहा हूं, तो मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा। क्या पेरेंट सब्सिडी को रेट टू रेट चीजें बेच रहा है? नहीं, 25% मार्कअप कमा रहा है, लेकिन मुझे इस मार्कअप से कोई तकलीफ नहीं, बशर्ते कि पेरेंट अगर सब्सिडी को दे और सब्सिडी किसी थर्ड पार्टी को दे। समझ में आती बात? तो सब्सिडी में हालांकि सामान खरीदा तो 7,200 का है, लेकिन उसके पास अनसोल्ड कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ 1,500 का। अगर ये 1,500 ना बचता तो मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट ना करता, लेकिन इस 1,500 की वजह से ये 1,500 कहां पड़े हुए? सब्सिडी की इन्वेंट्री में, यानी सब्सिडी की इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। किस वजह से? उस प्रॉफिट की वजह से जो प्रॉफिट पेरेंट ने उसको चार्ज कर दिया। तो इन्वेंट्री को हम अपनी वापस एसेट पे लाएंगे, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरबी में नहीं है, वो कॉस्ट से ज्यादा पे रिकॉर्डेड है, हम उसको वापस कॉस्ट पे लेंगे। तो पेरेंट ने 12 लाख रुपए का माल खरीदा और 15 लाख रुपए में सब्सिडी को दे दिया, क्योंकि 3 लाख रुपए का उसने क्या था? प्रॉफिट था। तो जब मैं 15 लाख में से 3 लाख माइनस कर दूंगा तो इन्वेंट्री किस पे आ जाएगी? ये वो प्रॉफिट जो अभी कमाया नहीं है। हम प्रॉफिट को कमाया तब मानेंगे जब वो ग्रुप से बाहर निकल जाए। जैसा कि मैंने बात की कि सामान तो 7,200 का बेचा गया है, तो आपको तकलीफ सिर्फ 15 लाख से क्यों है? क्योंकि जो बाकी सेल हो गया मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है।
अगर सवाल कहता कि बाय द एंड ऑफ द ईयर सब्सिडरी डिड नॉट हैव एनी स्टॉक परचेज फ्रॉम वाइजन, क्योंकि इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड है ही। Unrealized profit is profit by which the inventory is overstated. मैंने इन्वेंटरी को वापस 3 लाख कम कर दिया। इसके अलावा हमने चार्ज की ऐड कर दी डेप्रिसिएशन ऑफ जो कि हमने कैलकुलेट किया भी कितनी 459 मंथ्स प्लस करो माइनस प्लस, और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं क्योंकि ये लायबिलिटी में क्रेडिट है। तो सीजीएस कितना होगी 250 64,200। बनाने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स रेवेन्यू पेरेंट का उठाया सब्सिडरी का उठाया प्लस कर दिया। सवाल पूछा कि इसमें से कोई रेवेन्यू ऐसा तो नहीं जो एक दूसरे को दिया गया है, तो पता चला हाँ है पेरेंट ने 7,200 का सामान सब्सिडरी को ही बेचा है। अगर ये सेल ना हो तो पेरेंट का रेवेन्यू इतना ज्यादा ना हो, तो हम इसमें क्या करेंगे देखिए वाइजन का रेवेन्यू कितना है 64,600। ये पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया गया रेवेन्यू। अगर एक कंपनी की 2 ब्रांचेस हैं, अगर एक ब्रांच सामान बेचती है दूसरी ब्रांच को, तो जो ब्रांच सेल कर रही है वो सेल्स दिखाएगी, जो खरीद रही है वो कॉस्ट दिखाएगी। जब मैं सारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा तो क्या इस सेल को सेल मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आपने मुझे इजाजत दे दी तो मैं अपने रेवेन्यू को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में दिखा सकता हूं। क्या करना है? कैश कैश को खेलना है। मैं सब्सिडी ए या ब्रांच ए से ब्रांच बी को माल बेचूंगा, ब्रांच बी से कस्टमर को बेच दूंगा, तो एक ही चीज दो बार सेल होगा। इससे मेरा रेवेन्यू शूट हो जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा। तो जब कोई मेरी ग्रोथ चेक करेगा, कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदने से पहले जब मेजर करेगा कि कंपनी की सेल्स में कितनी ग्रोथ है, मतलब माशाल्लाह जबरदस्त, क्या ये ग्रोथ जेन्युइन है? डिपार्टमेंट बी का है, हाँ, जो डिपार्टमेंट बी का रेवेन्यू वो जेन्युइन है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ए का रेवेन्यू वो फेक है। अब डिपार्टमेंट ए अगर एक्सटर्नल सेल्स भी करता है और इंटर कंपनी सेल्स भी करता है, यानी बाहर भी बेचता है और डिपार्टमेंट बी को भी बेचता है, तो जो बाहर वाला बेच रहा है वो रियल है और जो इंटर कंपनी सेल कर रहा है वो फेक है। तो हमें पता चला कि वाइजिन की 64,600 की सेल में से 7,200 की सेल वो है जो कि इसने ग्रेसा को दी है। तो मैंने कहा हटा सकते, ताकि रेवेन्यू ओवरस्टेट और ग्रेसा की सेल्स कितनी 30 ये कितने टाइम की है? ये पूरे साल की है। हम कितने कहेंगे 9 मंथ्स की। तो हमने प्लस कर दिया 38,000 का 9 बाय 12, राइट। फिर मैं सवाल करता हूं कि कहीं इस रेवेन्यू के अंदर वो रेवेन्यू तो शामिल नहीं है जो सब्सिडी ने पेरेंट से कमाया हो। तो हमने कहा नहीं, सब्सिडी ने पेरेंट को वापस चीजें नहीं बेची, लेकिन ऐसा भी तो किया जा सकता है कि पेरेंट सब्सिडी को दे, सब्सिडी पेरेंट को दे, फिर पेरेंट सब्सिडी को दे, फिर सब्सिडी पेरेंट को दे और पेरेंट बाहर बेच दे। एक ही आइटम 5 बार सेल होगा, रेवेन्यू में ओवर स्टेट हो जाएगा। तो जो भी इंटर कंपनी सेल्स है वो डायरेक्ट। अब ये आ गया हमारा रेवेन्यू टू बी कंसोलिडेटेड। टोटल सेल कितनी 85,500
550 900 अब ऑब्वियस सी बात है कि जब पेरेंट ने गुड्स बेचे हैं सब्सिडी, बेचने वाले ने सेल दिखाई तो खरीदने वाले ने क्या दिखाया? परचेजेस। अब एक ही सामान दो बार परचेज हुआ। जब पेरेंट ने अपने सप्लायर से खरीदा तो भी परचेज दिखाया, और जब सब्सिडी ने पेरेंट से खरीदा तो फिर परचेज दिखाया। कौन सी परचेजेस जायज है? जो बाहर से की गई, लेकिन जो आपस में परचेजेस की गई हैं वो फेक परचेजेस। हम क्या करते हैं? वाइजेन की कॉस्ट ऑफ सेल उठाई, इसमें वाइजेन की परचेजेस शामिल है। वाइजेन की परचेजेस में कोई परचेजेस ऐसी तो नहीं जो ग्रेसा से ली गई? नो। ग्रेसा की परचेजेस 19,500 है। ग्रेसा की परचेजेस में कोई ऐसी परचेजेस तो नहीं जो वाइजेन से की गई हो? हां, वो मैंने माइनस कर दिया। ये तो थी 9 महीने की, तो 7,900 को 9/12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 9 मंथ्स की है। हाँ, अगर पूरे 12 महीने की होती तो मैं 9/12 करता। ठीक है, तो बाकी जो इसकी परचेजेस रहेगी 12,300, वो परचेजेस गैरों से की गई। तो जो परचेजेस ग्रेसा ने गैरों से की हैं वो रहने दो, जो अपनों से की हैं वो बिठा दो। हाँ, और क्योंकि डबलिंग हो रही है, ऑलरेडी शो हुई है जब पेरेंट ने खरीदा था। सब्सिडी पेरेंट से खरीद के दोबारा परचेज करता है। वही आइटम जब पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा तो सेल में दिखाया गया, जब सब्सिडी ने कस्टमर्स को बेचा तो दोबारा सेल दिखाया गया। तो जो सब्सिडी ने कस्टमर को बेचा उससे मैं मुतमईन हूं, वो रहने दो, लेकिन जो पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा वो बढ़ा। तो रेवेन्यू को भी बढ़ाना नहीं है एंड परचेजेस को भी बढ़ाना नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी कैलकुलेट की हमने? 64,000। इसमें अगर फर्दर कंफ्यूजन है, बाकी लास्ट चीज ये समझ लेंगे कि यूआरपी इन्वेंटरी को ओवरस्टेट करता है। क्लोजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाती है कि गिराती है? गिराती है। अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी खुद ही गिर जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी ना। तो मैं इन्वेंटरी को 15 लाख रुपए में मान ही नहीं रहा, मैं तो इन्वेंटरी को 12 लाख में मान रहा हूं। तो पहले आपने सीओजीएस कैलकुलेट करते वक्त जो क्लोजिंग इन्वेंटरी की फिगर रखी होगी वो 1500 रखी होगी। अब जब मैं क्लोजिंग इन्वेंटरी को 1500 से 1200 कर रहा हूं, तो जो चीज सीओजीएस को गिरा रही है अगर वो खुद ही गिर रही है तो सीओजीएस को बढ़ जाएगा। और वैसे इसकी लॉजिक है कि क्योंकि आप इस 3 लाख को प्रॉफिट मानने से इनकार कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस कर दूंगा तो आप तो डबल प्रॉफिट मान लोगे, क्योंकि कॉस्ट को गिराना मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना। आपने इसको कॉस्ट में ऐड कर दिया तो जीपी से एक चीज माइनस हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 21,000। पेरेंट का खुद का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 13,400 प्लस सब्सिडी का कितना है? उसको 9/12 कर दो, 12,000 9,000। तो पेरेंट का जीपी प्लस 9,000 करो। पेरेंट का जीपी कितना बताया? 22,400। समझने के बाद अब इसमें से माइनस कर दे यूआरपी, क्योंकि इस जीपी में वो जीपी भी तो शामिल है ना जो सब्सिडी से कमाया गया है, उसको माइनस कर दो और माइनस कर दे डेप्रिसिएशन 450। आंसर ये आएगा 21,625। नेक्स्ट कॉस्ट क्या है जीपी के बाद? डिस्ट्रीब्यूशन।
पेरेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है? 1600। सब्सिडी की कितनी है? 18। पूरे साल की है। उसको भी मैंने 9 महीने का कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? 2950। नेक्स्ट इज पेरेंट्स कितने? 38। सब्सिडी 5600। सिर्फ एक बात ध्यान से सुनो। अगर इस साल सब्सिडी डिविडेंड्स पे आउट करता, अगर इस साल सब्सिडी डिविडेंड्स देता, तो वो डिविडेंड्स पेरेंट के लिए क्या होगा? पेरेंट को मिलते नहीं करते? मिलते। शेयर होल्डर्स को मिलेंगे ना। तो जितना भी डिविडेंड सब्सिडी अनाउंस करता उसका 90% डिविडेंड तो पेरेंट को मिलता। तो डिविडेंड पेरेंट डेबिट करता कैश, क्रेडिट करता इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम। लेकिन ये इनकम भी इंट्रा कंपनी इनकम है। तो कंसोलिडेशन में से इस 500 में से वो इनकम माइनस कर देंगे जो सब्सिडी से कमाएंगे। लेकिन देखो मैंने तो दिखाई 90% होगी, मैं तो 100% बता रहा हूं। मैंने 100% डिविडेंड को तो इनकम नहीं दिखाया होगा, जो एनसीआई के डिविडेंड से वो उनकी होगी। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मेरी इनकम होती 5 लाख, कहता कि दिस इंक्लूड्स $300,000 इनकम ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडी, तो 5 लाख में से मैं 3 लाख डिलीट कर देता। बाकी 2 लाख मैंने कहीं बाहर से कमाए हैं, कहीं रेंट कमाया होगा, कहीं से इंटरेस्ट कमाया होगा, कहीं और डिविडेंड्स कमाए होंगे। लेकिन जो एक दूसरे से इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाया जाएगा वो माइनस हो जाएगा। कहते सवाल में वो चीज नहीं है। अगला आइटम क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 420। सब्सिडी है ही, लेकिन हमने एक डेफर्ड पेमेंट दी है जिसके तहत हमने वादा किया है कि हम आपको 1.76 पे करेंगे 1 साल के बाद। उसमें आज प्रिंसिपल कितना है? 14,400। 14,400 पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। और अभी इस वादे को कितना टाइम गुजर चुका है? 9 महीने। तो अभी मैं पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, अभी मैं 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। समझ में? नहीं, 1440 का 10% 1440 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। उसमें 420 प्लस कर दिया, प्लस करो जी। हमने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉमिस किया है कि हम आपको कितने पैसे देंगे? 1.76। शेयर्स कितने खरीदे हैं? 9 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय मैं पैसे कितने दूंगा? 1.76। 9 मिलियन को अगर मल्टीप्लाई करें 1.76 से 1500 लेकिन ये 1500 सारी की सारी पेमेंट शेयर्स की पेमेंट नहीं है। इसमें हमने
शेयर होल्डर से टाइम बाय किया है, तो शेयर्स की पेमेंट कितनी होगी, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस आई से, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 14,400। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आप 12 महीने के करीब होते जाओगे, वैसे वैसे इसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होती जाएगी, इसमें इंटरेस्ट अप्रूव होता जाएगा। पे भले ना करो, लेकिन हम पेमेंट से ताल्लुक नहीं रखते, हम अकरन से ताल्लुक रखते हैं। तो इस 14,400 पे आप इंटरेस्ट कितना दोगे, 10% पर एनम, तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन ये होगा दिसंबर तक अप्रूव। अभी दिसंबर नहीं आया है, अभी सितंबर तक पहुंचे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे 12 से। तो 1080 हमारी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है और 420 का ऑलरेडी हमारे ऊपर इंटरेस्ट है, तो दोनों मिला के 1500। हाउ मच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, $12,100। Do we agree with this? The calculation mistake तो नहीं? Tax expense. Parent का tax कितना है? 28. सब्सिडी का 1600 पूरे साल का 1200 ये आ गया, 2850। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात क्या है? टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस जिसमें पेरेंट का टैक्स है 2800 और सब्सिडी का 1600, लेकिन 1600 क्योंकि पूरे साल का है, 8100 आ गया हमारा प्रॉफिट फॉर ईयर। इसके अंदर वाइजेन के पूरे 12 महीने का 100% प्रॉफिट है और ग्रेसा के 9 महीने का 100% प्रॉफिट है। क्या हम ग्रेसा का सारा प्रॉफिट हटा सकते हैं? नहीं। तो हम इसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, एक इस प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट और दूसरा हिस्सा मिलेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सब्सिडी का पूरे 12 महीने का प्रॉफिट कितना है? 6,200। इसमें से हमने खुद ही कितना लिया है? 9 महीने का। इसको मल्टीप्लाई बाय 9/12 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस प्रॉफिट में से ये डेप्रिसिएशन डिडक्टेड नहीं है, 450 वाली आप वो भी माइनस कर दें, तो ये आ गया 4,200। ये सिर्फ और सिर्फ बाद वाले 9 महीने, जो जनवरी से लेकर सितंबर तक के 9 महीने हैं, उसका प्रॉफिट है, ठीक है। 4,200 का एनसीआई को कितना देना है? 10%, 4। टोटल प्रॉफिट है 8,100 का। इसमें से एनसीआई को निकाल दिया, बाकी कितना बचा? 7680, and this profit is attributable to equity holders.
ऑफ